तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारी बातचीत होगी उस मसले पर जिसने पिछले 1.25 साल से भारत को अजीब से संशय में डाल रखा है। यह सिलसिला अप्रैल माह में पिछले साल तब शुरू हुआ था जब चीन की सेनाओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का पूर्वी लद्दाख में उल्लंघन करते हुए भारतीय क्षेत्र में अपनी आमद दर्ज कराई थी। उस समय पर तकरीबन 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई। चीन के भी कई अधिकारी और जवान शहीद हुए ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में भारत और चीन के संबंधों में खासी खटास का सिलसिला जारी है। हालात को सामान्य बनाने के लिए सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला चल रहा है। गत शनिवार को 12वें दौर की बातचीत हुई और 12वें दौर की बातचीत में एक बार फिर कुछ इलाकों से सेनाओं की पुराने स्थानों पर वापसी के संदर्भ में सहमति बनी है। समझने की कोशिश करेंगे कि यह बातचीत वाकई कुछ सार्थक परिणाम दे रही है या कुल मिलाकर दोनों देशों के स्तर पर इस प्रकार की बातचीत के माध्यम से बहलाने की कोशिश हो रही है। इसलिए हमारा विषय है शांति बहाल या ड्रैगन की नई चाल। नई चाल के संदर्भ इसलिए क्योंकि चीन के संदर्भ में अतीत का अनुभव कभी भी भरोसा पूरी तरीके से करने नहीं देता। हर राजनेता सोचता है कि वो चीन के साथ नए सिरे से शुरुआत करेगा, पर कुल मिलाकर अनुभव कटु से कटुतर हो जाता है। इसी पर हम बात करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने पूर्व राजदूत मंजीव पुरी साहब जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, वो हमारे साथ खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब सेवानिवृत्त मौजूद हैं जो रक्षा मामलों के जानकार हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी भी होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मसलों के विशेष जानकार पूरे देश में माने जाते हैं। चर्चा की शुरुआत मंजीव पुरी साहब से ही करता हूँ। मंजीव पुरी साहब, आपसे ही समझना चाहता हूँ, सिलसिला तो लगातार चल रहा है पर कुल मिला के साथ में खबरें यही आती हैं कि सेनाओं की तैनाती दोनों ही देश लगातार हर दृष्टि से बढ़ाते जा रहे हैं। सैनिक भी बढ़ रहे हैं, संसाधन भी बढ़ रहे हैं और दावे साथ में किए जाते हैं कि हम वापस थोड़ा थोड़ा लौट रहे हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना, हो क्या रहा है? हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आई थिंक जब आपने शुरू किया ये प्रोग्राम तो आपने बहुत अच्छा ये कहा कि चीन के संदर्भ में ये जो ट्रस्ट वाली बात है ये इसमें डेफिसिट ही ज्यादा रहती है जी। तो मेरा तो बहुत पुराना ये ख्यालात है, ये अमेरिका में लोग बहुत कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई जी। और चीन के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जरा थोड़ा सा हमको इस चीज को सोचना चाहिए जी। चीन में ये जो बॉर्डर के इश्यूज हैं इनको मिलिटरीली तो लेता होगा लेकिन पॉलिटिकली बहुत लेता है जी। और लंबे दौर से उस तरीके से लेते हैं और बड़ी इनकी पुरानी एक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है। याद रखिएगा कि चीन चाहे 70-80 साल पहले कोई 100-200 साल या वो कहते हैं 1000 साल बहुत बुरी हालत में रहा, लेकिन एक नेशन स्टेट हमेशा था। इसलिए ये बॉर्डर्स वगैरह इन चीजों के बारे में उनके जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनकी मिलिट्री वगैरह में इन चीजों की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है और वो इसको धक्के लगाते रहते हैं जी। अब आपने बहुत अच्छा ये कहा कि ये जो सब चीज है ये कोई चाल है, क्या है। देखिए, मेरा मानना ये है कि बातचीत तो करनी चाहिए जी। बातचीत तो इसलिए करनी चाहिए कि देखिए, टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी कम हो तो इसमें ये इम्पोर्ट होता है कि अगर वो अपनी सेनाएं बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें भी टाइम मिलता है, हम भी वहां तक पहुंचे। एक चीज याद रखिएगा कि जब गलवान वगैरह में ये पिछली बार हुआ तो ये नहीं हुआ कि उनका कोई वॉकओवर वगैरह, कुछ नहीं ऐसा हुआ। उनको डट के मुकाबला हुआ। इनफैक्ट उनकी कई एक बड़ी हाइट्स वगैरह वो भी हमने ले ली। फिर उसके बाद जो भी हुआ नतीजा वो अलग बात है लेकिन डट के मुकाबला, फोर्सेबली बीइंग देयर, उसके लिए आपकी जिसको कहते हैं कैपेसिटीज भी होनी पड़ती है और ये इसका खर्चा भी है, कॉस्ट भी है, लेकिन हम बिल्कुल जिसको कहते हैं टक्कर उनके साथ बराबरी पे लगे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि चाइना जो है वो एक ऐसा कंट्री है, वो पावर को अच्छी तरह समझती है। अगर आप दृढ़ता के साथ उनके अगेंस्ट पेश आए तो वो इस चीज को समझते हैं, चाहे वो अपनी कोशिश जरूर जारी रखें, लॉन्ग टर्म में लें अपनी, उनके उन्होंने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो सब लें, लेकिन हमें भी इसके पीछे बिल्कुल पीछे नहीं पड़ सकते, रहना पड़ेगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है उसमें ऐसा है कि ठीक है, आपने कुछ ऑफर किया, हमने ऑफर किया, आगे देखा, बट वी मस्ट वेरीफाई, और जिसको कहते हैं ठोक विचार करके वेरीफाई करना चाहिए,
तब तक ट्रस्ट को फॉर ग्रांटेड लेने का तो सवाल ही नहीं। ट्रस्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, लेकिन बातचीत बेहद जरूरी है। बातचीत से समाधान निकले बहुत अच्छा है, लेकिन इस बातचीत के माध्यम से हमें अपनी तैयारी करने के लिए भी वक्त मिलता है। इस पहलू को हमारे साथ साझा कर रहे हैं मंजी पुरी साहब। लेकिन मैं कुलकर्णी साहब आपके पास थोड़ा अलग विषय लेकर आना चाहता हूं। भारत की सेना को या भारत के संदर्भ में जो लोग संवेदनाएं रखते हैं, उनको लगातार आज़ादी के बाद से ये शिकायत रही है कि हमारी सेनाएं मैदान में तो जीत जाती हैं, पर हमारे राजनेता बैठक में हार जाते हैं। ये हर बार ही इस बात की शिकायत के साथ ये देश अपने लोगों से सवाल करता रहा है। आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार बातचीत राजनेता नहीं कर रहे हैं, सेना के अधिकारी सेना के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कितना आश्वस्त रहे हम कि राजनेताओं की भूलों से सबक लेते हुए हमारे सेना के अफसर इतिहास को दोहराएंगे नहीं? क्या कहते हैं आप कुलकर्णी साहब? हिमांशु जी, चाहे सेना के जो को कमांड लेवल टॉक्स हो रहे हैं, बातचीत होती है जी। इसके पीछे जरूर मैं कहूंगा कि वो खुद अपने आप नहीं बात करते, इसके पीछे डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स दोनों ही इन्वॉल्व हैं। अभी आप देखिए जो अभी 12th राउंड ऑफ टॉक्स हुए, ये 14 जुलाई को जब दोनों विदेश मंत्री दुशानबे में मिले, और उससे पहले जब 25 जून को वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की जो बातचीत हुई है, उसके बाद अब आप देखेंगे कि अप्रैल में जब 11th राउंड ऑफ टॉक्स हुए, उसके 3 महीने लग गए तकरीबन 12th राउंड ऑफ टॉक्स होने के लिए। ये इसमें कोई शक नहीं कि चीन के ऊपर कभी भी विश्वास करना बहुत मुश्किल है। चीन की कथनी और करनी में अंतर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। चीन जो उसका परसेप्शन है और जो हमारा परसेप्शन है, दोनों में फर्क है। लेकिन बातचीत में फायदा जरूर ये होता है कि एक आदमी को पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है और क्या कर रहा है। अभी आप देखिएगा 9th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद जो पेंगांगसो में जो डिसएंगेजमेंट हुआ, उसके बाद और जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट हुआ, सबको लगा कि मुझे लगता है कि सब अब भले भले सब ठीक ठाक हो जाएगा और फटाफट डिसएंगेज। वो हुआ नहीं, क्योंकि जो वो चाहते थे उन्होंने अपने उल्लू सीधा करने की कोशिश की। पेंगांगसो नॉर्थ साउथ थे, वो चले गए फिंगर 4 से हट के फिंगर 8 में। हम लोगों ने कैलाश रेंज को वेकेट किया जिससे कि वहां पे शांति हो जाए। उसके बाद जो बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है, मुझे कहते हैं पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा, इन सब को लेकर के बातचीत जो है वो अड़ गई। और 11th राउंड ऑफ टॉक में जिस तरीके से चीन ने कहा कि आप खुश हो जाइए, जितना आपको मिला है उस पर खुश हो जाइए, इसी से जाहिर हो गया कि चीन जो है धीरे धीरे करके जो अपना जमावड़ा है, चाहे वो डिसएंगेज जरूर कर रहा है, डी एस्केलेशन नहीं हो रहा है डिसएंगेजमेंट से, डिसएंगेजमेंट होने के बाद डी एस्केलेशन, और लेकिन 150 किलोमीटर पीछे फ्रॉम एलएसी ऑन देयर ओन साइड जो जमावड़ा उनका है, चाहे वो आर्टिलरी है, आर्मर है, रॉकेट्स है, मिसाइल्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, S-400 है, एयरक्राफ्ट्स हैं, सब कुछ का जमावड़ा है। उनको मालूम है, जैसे बिल्कुल पुरी साहब ने ठीक कहा, चीन के साथ बातचीत करने का एक ही तरीका है, टू बी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और जब आप अपना वर्चस्व दिखाएंगे कि हमें कोई डर नहीं है, आपको 1 साल लेना है, 2 साल लेना है, आप लीजिए, देखी जाएगी। मेरा डिप्लॉयमेंट है आज की तारीख में, अगर चीन घबराता है तो इसी से घबराता है कि उसके जो सैनिक हैं वो ऐसे दुर्गम इलाके में रहने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि 30 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, आप देखें टिबेट में आए, न्याकची जो अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर है। क्यों आए? ये देखने के लिए कि खुद अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड, उनको समझने के लिए कि क्या वो टिबेटन्स को। कुलकर्णी साहब, मैं आपको बीच में हस्तक्षेप के साथ एक जानकारी के संदर्भ में सवाल करना चाहता हूं। जो आप बार बार ये दावा करते हैं, इससे पहले भी हमारे साथ में जनरल बख्शी साहब वगैरह रहे, वो भी ये बात बोलते हैं कि चीन की सेनाएं ऐसे दुर्गम इलाके पर रहने के लायक नहीं है, इतनी दमदारी उनमें नहीं है। पर एक जानकारी हमारे साथ साझा हुई है कि चीन ने हर तिब्बती परिवार के लिए पीएलए में एक सदस्य भेजना फरवरी से अनिवार्य कर दिया है। क्या अपने आप में ये एक खतरे की निशानी नहीं है? हम जिस बात पर आश्वस्त हो रहे हैं, जिस आधार पर हम अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं, लेकिन हर तिब्बती को परिवार का एक व्यक्ति पीएलए में तैनात होकर कुल मिलाकर ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में रहने के लायक तो है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप जैसे अनुभवी रक्षा विशेषज्ञ? हिमांशु जी, ये जो बात आप कर रहे हैं इसके 2 पहलू हैं। एक कि वो हान पॉपुलेशन जो तकरीबन 96% ऑफ द पॉपुलेशन है चीन का, उससे वो
उन्हें लगने लगा है कि शायद हान पॉपुलेशन, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी रहा है, इतने सालों से वो दुर्गम इलाके में रहने में असमर्थ है, इसलिए अब उन्होंने टिबेटन्स को बॉर्डर गार्ड्स के रूप में, बॉर्डर पुलिस के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब उन्हें इस बात को लगा कि जो टिबेटन हिंदुस्तान की फौज में है और जिनका एक काफी वर्चस्व रहा कैलाश हाइट्स के ऑक्यूपेशन में, अगर वो हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर रह करके इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, शौर्य दिखा सकते हैं, तो वो जो शक कर रहे हैं अपने तिब्बतियों के ऊपर कि वो क्या शायद उनको डर है, उनको शक है कि शायद जो टिबेटन्स चीन के हैं वो उनके साथ खड़े हैं या नहीं है, इसलिए वो लॉयल्टी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से वो मॉडल विलेजेस बना रहे हैं, जिस प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका दिल जीतने के लिए ये जितने मॉडल विलेजेस हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ये ड्यूअल पर्पस है। एक टिबेटन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ला करके उनको दिखाने का कि वाकई वो उनके साथ है, और दूसरा उनके सैनिकों को आराम से रहने के लिए और जितना नजदीक वो रह सकते हैं एलएसी के, उनके नजदीक रखने के लिए। लेकिन ये जो घंटी बजी है कि टिबेटन्स को लाना एक इस बात को जाहिर करता है कि अब शी जिनपिंग को इस बात का एहसास हो गया है कि शायद जिस प्रकार से डेंग जियाओपिंग को एहसास हुआ था कि पीएलए के ऊपर उन्हें शक था कि शायद जितना पीएलए बोल रहा नहीं, इसलिए उन्होंने वियतनाम में उनको भेजा, और वियतनाम में देख लिया आपने क्या हालत हो गई चीन की। अब शी जिनपिंग को लग रहा है कि शायद जो उनके पास कितना भी कुछ हो, व्हाट मैटर्स इज द मैन बिहाइंड द मशीन। अगर आदमी जो है अगर असमर्थ है और उसका हौसला नहीं है, उसका मोरल ऊंचा नहीं है, आप कितना भी उसको देने की कोशिश करो, जिस तरीके से टर्नओवर ऑफ ट्रुप्स हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनको दिक्कत आ रही है, साफ पता चल रहा है कि वो कहां पे खड़े हैं। और हमारे जो सैनिक है वो सालों साल ऐसे इलाके में फुली एक्लिमेटाइज रह रहे हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है। एक बात हिमांशु जी मैं जरूर बताऊंगा कि जब ये बातचीत होती है दोनों कोर कमांडर लेवल की, उनका जो कोर कमांडर लेवल इक्विवेलेंट है वो तकरीबन 7-8 साल से लगातार वहीं पर है, वही बातचीत करने के लिए आता है और जाता है। हमारे जो है वो बदली होते रहते हैं नॉर्मल टेन्योर के मुताबिक। तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने आदमियों को भी नहीं चेंज करना चाहते हैं। और अभी जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर का जो जनरल है उसको 4 स्टार बना करके उन्होंने डायरेक्टली उसका जो रिपोर्टिंग चैनल है वो है शी जिनपिंग, यानी कि वेस्टर्न थिएटर कमांडर डायरेक्टली इन कम्युनिकेशन विद शी जिनपिंग। और हमारे यहाँ पे इतने सारे चैनल्स हैं, बहुत दोनों में फर्क है। इसके बावजूद भी चीन बैकफुट पर है जब वो अपने हान पॉपुलेशन को और हान पीएलए को लगाने की कोशिश करता है, स्पेशली खासकर तिब्बत के अंदर। खासकर तिब्बत के आने पर बैकफुट पर है, ये संजीव कुलकर्णी जी का कहना है। पर क्या वेद प्रताप वैदिक जी इसी नजरिए के साथ है कि चीन बैकफुट पर है? 12 दौर की बातचीत है। 12 दौर की बातचीत में एक बार बातचीत जो 9वें दौर के बाद हुई उसमें सेनाओं को मौजूदा स्थिति से हटाने का फैसला हुआ। इस बात पर बहस है वो फैसला भारत के हित में है या चीन के हित में। वेद प्रताप वैदिक जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, किस नजरिए के साथ देखते हैं इन पूरी बातचीत को? देखिए, बातचीत हो रही है जी, यही एक स्वागत योग्य घटना है जी। मामला बहुत तूल भी पकड़ सकता था जी। 20 जवान क्या 200 2000 भी मारे जा सकते थे, उनके और हमारे, लेकिन उतने पर ही मामला रुक गया जी। और बातचीत शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष गैर जिम्मेदार नहीं जी। दोनों पक्ष जिम्मेदार होकर ही पेश होना चाहते जी। दुनिया के सामने भी पेश होना चाहते हैं, अपने देश की जनता के सामने भी पेश होना चाहते हैं। और जहां तक चीन का सवाल है और हमारे इस पूरे सीमांत का सवाल है जी, ये कभी भी सुपरिभाषित नहीं रहा, कभी भी लाइन खींचकर स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि ये हमारी सीमा है और ये उनकी सीमा है जी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, जो मैं पाकिस्तान के नेताओं को हमेशा बताता रहता जी। कि देखिए 1962 में हमारा इतना बड़ा युद्ध हुआ, हमारे इतने मतभेद हैं चीन के साथ, लेकिन हम बराबर बातचीत कर रहे हैं। आप भी सीमा पर हमसे बातचीत करें। आप बार बार युद्ध छेड़ देते हैं, 3-4 बार आप युद्ध लड़ चुके हैं, आतंकवादी भेज देते हैं और दूसरे गलत काम करते हैं, लेकिन चीन से हमारी नॉर्मल सी है और हम बात कर रहे हैं। तो आपने जो बात का पूछा, मैं इसका स्वागत करता हूँ, ये अभिनंदनीय है। दूसरी बात ये है कि ये कहने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है जी। लेकिन मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में गलवान घाटी के मुद्दे पर असली गलती किसकी है जी। क्योंकि आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों जब ये झगड़ा चल रहा था
जी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चीन ने 1 इंच जमीन हमारी नहीं ली है, जी लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी उसके बाद वीके सिंह जी ने, एक हमारे मित्र है बहुत अच्छे, एक उन्होंने वीडियो जारी किया जिसमें हमारे लोगों ने चीनियों की पिटाई करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वो लोग जी कि उनके तंबू में घुस गए, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। उससे ये इंप्रेशन पड़ा कि गलती शायद दोनों तरफ से हुई है। अगर वो हमारी तरफ घुसे हैं तो हम भी उनकी तरफ घुसे हैं, और ये होता रहा है। इसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि साल में 300-400 बार सीमा का वो उल्लंघन कर देते हैं, 100-200 बार हमसे उल्लंघन हो जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक तरफा दोष मढ़ने और एक तरफा हार जीत का फैसला करने की बजाय बातचीत से मामला हल होना चाहिए। और इसीलिए बातचीत लंबी खिंच रही है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी कमजोरी भी समझ रहे हैं और अपने अपने प्लस पॉइंट्स को भी समझ रहे हैं, अपनी कमजोरी भी समझ रहे हैं, अपना अपना प्लस पॉइंट भी समझ रहे हैं। ये वेद प्रताप वैदिक जी का कहना है। लेकिन मंजीपुरी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अगर मामला इतना ही सरल है कि गलती किसकी है, कोई बहुत मंशा नहीं थी, तो इतनी बड़ी संख्या में चीन के द्वारा निरंतर फौज की तैनाती, संसाधनों की तैनाती में शगल है, या आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना राजनयिक अनुभव रखते हैं, आने वाले समय को लेकर कोई आहट सुन पा रहे हैं, कुछ महसूस कर पा रहा है आपके अंदर कि नहीं मामला इतना सरल नहीं है? हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, जो मिलिट्री सिचुएशन है वो जनरल साहब ने आपको समझाया, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा जी। वेद प्रकाश जी जो कह रहे हैं, ये तो हमारी मन की आकांक्षा है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा, चाइना ना एक बहुत पुराना ओल्ड नेशन स्टेट है जी। अब मैं मानता हूं कि ये जो बॉर्डर हैं, ये एरियाज की डिमार्केशन के इश्यूज हैं। ये सिर्फ ये मैकमोहन लाइन की बात नहीं है, वो ईस्टर्न सेक्टर को छोड़ देंगे। ये जो वेस्टर्न सेक्टर है, इसमें देयर आर इश्यूज, ये हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि देखिए, हमारा ट्रेड बढ़ रहा है जी, प्रधानमंत्री लेवल की इंटरैक्शंस हो रही हैं, रिट्रीट्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो दृढ़ संकल्प, चाहे वो है कि वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कॉरिडोर खोल दें, चाहे वो है कि वो अफगानिस्तान की तरफ पहुंच जाएं, या जो एरिया इंडिया का था, अब हमारे पास बहुत दम आ गया, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मिलिट्री माइट है, जिस एरिया पे हमने जिसको कहते हैं क्लेम रखे हुए, उसको स्लोली करके उसको और कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो भी है जी। फैक्ट है कि ये उन्होंने कोई ये जिसको बातचीत या और किसी तरीके से नहीं किया। और ये तो इतना तो हमको मानना ही पड़ेगा कि आज नहीं, इससे पहले डोकलाम और कई इश्यूज हुए। आपको याद है करीब 1 डेकेड पहले सुंदरम-चू, वहां पर भी इन्होंने ऐसे इशू किए थे। तो उनका हमेशा एफर्ट रहा है कि कहां ना कुछ अगर हम कर सकें। आपको एक भी याद है कि 2014 में जब शी जिनपिंग पहली बार यहाँ आए थे, तो उस समय भी हुआ था जी। तो ये एक हमें मानना चाहिए कि ये कोई इंसिडेंटल या कोई ऐसे वैसे चीजें नहीं, दे आर वेल थॉट ऑफ आइडियाज। अंग्रेजी में कई लोग कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, जो मर्जी आप कहें। तो हमें इस चीज के बारे में अब ऐसा है कि इन अ सेंस बहुत अच्छी तरह ये पता चल गया कि भाई एफर्ट्स एट नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस वो अलग साइड जी, लेकिन दूसरी साइड पे आपको सतर्कता और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो तो जरूर ही करना पड़ेगा, चाहे उसमें थोड़ा सा ऑफेंस हो, लेकिन डिफेंस तो कम से कम स्ट्रांग, डिफेंस तो स्ट्रांग हो, ये इनका कहना है मंजीपुरी साहब का। लेकिन मैं संजय कुलकर्णी साहब, आपके तजुर्बे पे जाना चाहता हूं। इतने बड़े स्तर पर जो सेना की तैनाती चीन ने इस समय पर की है, क्या अतीत में आपको स्मरण आता है? पहले भी इंसिडेंट रहे हैं, हम बार बार बातचीत में कर रहे हैं, ऐसी हरकतें चीन करता ही रहता है, लेकिन क्या उसके साथ में इतनी बड़ी संख्या में फौज, इतनी बड़ी संख्या में असबाब, इतनी बड़ी संख्या में हथियार और इतने लंबे समय तक क्या पहले आपने देखे हैं? या आपको लगता है कि नहीं, इसे थोड़ा अतिरिक्त संजीदगी से लेने की जरूरत है, इसे अतीत की घटनाओं में से एक घटना के तौर पर नहीं देख सकते, कुछ बड़ा करने के चक्कर में है, इसलिए हमारी तैयारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए? हिमांशु जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। मैंने अभी तक, मैं तो सुंदरम-चू में भी रहा, मैं बुमला में भी रहा, मैं लद्दाख में भी रहा, मैंने पूरा देखा है, देपचौक, देपसांग सारा वहां रहा। मैंने कभी नहीं देखा कि चीन ने इस तरह का मोबिलाइजेशन किया हो। इस तरह का मोबिलाइजेशन चीन का करना
और उसका कॉरस्पॉन्डिंग मिरर डिप्लॉयमेंट हमारा होना एक वाकई नॉर्मल स्थिति नहीं है, तनाव है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि चीन इस प्रकार की कार्रवाई कर क्यों रहा है, क्या उसकी मंशा क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है जी। चीन की मंशा है कि वो कितना दबाव हिंदुस्तान के ऊपर डाल सकता है वो डाले, क्योंकि चीन का सोच ऐसी है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू to be able to confront with the enemy without having fight. That means subdue the enemy without a fight. अगर उसकी मंशा ये है कि दबाव, लड़ाई नहीं लड़ना है, कितना दबाव डाल सकते हैं, and who blinks first, कौन अपनी ब्लिंक करता है पहले, अगर उस मामले में अगर हम खड़े रहेंगे और डट के रहेंगे ये दिखाने के लिए कि हम 1962 वाले नहीं है, हमें भी मालूम है कि चीन 1962 का नहीं है, हमें भी मालूम है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में चीन का काफी आगे है, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे मिलिटरीली हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन हो, आगे है। तो चीन को ये भी मालूम है उसकी खामियां कहाँ है, और पहाड़ों में जहां पर आज इतना जमावड़ा है वहां पर उसी का चलेगा। वो कहते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड किसके हैं और कौन किसको टक्कर दे सकता है और कितनी ज्यादा, क्या चीन बॉडी बैग, यानी कि क्या चीन अब गलवान में आप देखिएगा कितने महीने लगा लिए उसने मानने के लिए कि उसके 4 ही सैनिक मरे हैं, बल्कि कितने सारे रिपोर्ट्स आए हैं 40 से लेकर के 120 तक के, पर वो मानता नहीं है। इस आर्मी डे में, चीन के आर्मी डे में उन्होंने जिस तरीके से अपने 4 जो पीएलए खोए हैं उनके लिए एक मैं कहूँगा रीप्लेइंग सेरेमनी की, क्यों की, यानी कि चीन को मालूम है कि अब जो हिंदुस्तान ये है ये टक्कर देने के लिए तैयार है, टक्कर देने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने अपने इतने लंबे सैन्य जीवन में इतने बड़े स्तर पर सेना की मूवमेंट को नहीं देखा है, इसलिए इसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। तो वेद प्रताप वैदिक जी, मैं आपके पास में उस संजीदगी को लेकर ही आना चाहता हूं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियों को लेकर मंजीपुरी साहब से बात की, सेना के संदर्भ में हालात को लेकर जनरल कुलकर्णी साहब से बात की, पर इस देश के अंदर क्या चीन की गतिविधियों को उतनी संजीदगी से हमारे देश के राजनेताओं और जनता के द्वारा लिया जा रहा है, इस पर आपका नजरिया जानना चाहता हूं। क्या वाकई इस देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष चीन की करतूत को, चीन के द्वारा किए जा रहे घटनाक्रम को उस संजीदगी से ले रहे हैं जो लिए जाने की जरूरत है, और क्या जनता अपने आप को इस मुद्दे पर उतनी ही संजीदगी के साथ जोड़ पा रही है जो वाकई जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है और रक्षा मंत्रालय का सवाल है, वो तो पूरी तैयारी के साथ चीन का मुकाबला करने के लिए डटी हुई है जी। और अभी फौजी मुकाबला नहीं है जी, फौजी दिखावे के जरिए डिप्लोमेटिक मुकाबला है जी। अगर वो फौजी दिखावा कर रहे हैं तो हम भी कोई कम नहीं है जी। वो नेहला मार रहे हैं तो हम दहला मार रहे हैं जी। हमारी फौजें भी डटी हुई हैं जी। और चीनियों को पता है कि अब इस बार ये 1962 नहीं है जी। अब की बार अगर हो गया तो निपट लेंगे जी। ये भी चीन को मैसेज चला गया है जी। इसलिए चीन कभी ठंडी बात करता है, कभी गर्म बात करता है जी। लेकिन आपने जो संजीदगी की बात की जी, इस समय भारत और चीन का गलवान घाटी वाला मुद्दा देश की राजनीति में देखा जाए तो कोई मुद्दा है ही नहीं जी। अभी तो मुद्दे ही कुछ दूसरे चल रहे हैं जी। पेगासस चल रहा है, जासूसी का चल रहा है, अपनी अपनी चिंता पड़ी है मुझ पे क्यों जासूसी हो रही है जी। मेरे मित्र पे क्यों जासूसी हो रही है, उस पे क्यों जासूसी हो रही है। अरे भले आदमी कोई सरकार का नाम मुझे बता दो, चाणक्य से लेके अब तक या निकोलो मैकियावेली से लेके अब तक है, और कम्युनिस्ट और फासिस्ट और डेमोक्रेटिक और फैमिली नेशंस जो रहे, फैमिली जहाँ एरिस्टोक्रेसी रही है, राजतंत्र रहे हैं, एक भी सरकार बिना जासूसी के चलती है क्या? एक परिवार भी नहीं चलता है। अरे टीवी चैनल आप चला रहे हो, आपको अपने लोगों पे नजर रखनी पड़ती है कि जो संवाददाता आपने नियुक्त किए प्रामाणिक खबरें भेज भी रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। जब घटना घट रही तब घर में सो रहे हैं या वहाँ घटना स्थल पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। आप उनकी जासूसी नहीं करेंगे तो चैनल बैठ जाएगा आपका, ऐसे ही देश बैठ जाता है, परिवार बैठ जाता है। अब उसको मुद्दा बनाए हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे बने हुए हैं। जबकि मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना बहुत गलत काम है। सरकार ने अगर ये गलती की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए,
हो सकता है कि अफसरों ने जबरदस्ती नाम घुसा दिए हों लोगों के, नेताओं के, जी कुछ और छोटे मोटे नेताओं ने नाम घुसा दिए हों, लेकिन बड़े नेताओं की जिम्मेदारी आती है, उनको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। जी और ये भी होना चाहिए कि ऐसे मामलों पर गोपनीय चर्चा हो, जी बंद कमरे के अंदर बहस हो कि भाई कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है। खुलेआम बहस करेंगे, बहुत सारे देश के रहस्य खुल जाएंगे। तो इस समय देश का ध्यान भारत चीन सीमा पर उतना नहीं है जी जितना पेगासस पे है, जितना किसानों पर है, जितना CNN पे है, जितना बदनाम करने पर है। विरोधियों को बदनाम कर रहे हैं कि जबरदस्ती टांग खींच रहे हैं, और विरोधी सत्ता दल को बदनाम कर रहा है कि ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इन जो फर्जी मामलों पर हमारा ध्यान ज्यादा है। तो फिर लेकिन प्रधान जो मैनेक जी असली- ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस संजीदगी के साथ इस मुद्दे पर देश को सोचना चाहिए, उस सोच का, उस संजीदगी का अभाव देश में दिखता है। कुल मिलाकर एक राय है पैनल कि चीन की गतिविधियां अभी भी संशय के दायरे में है, इसलिए केवल और केवल इलाज एक ही है कि हम सचेत रहें। और वो सचेत रहने का दायित्व केवल सरकार का नहीं है, वो दायित्व केवल सेना का नहीं है, बल्कि इस देश के हर नागरिक का है। उम्मीद है कि भले ही हमारे सत्ताधीश तमाम सांसद उस जिम्मेदारी को ना निभाएं, पर हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर चीन के संदर्भ में इस बातचीत के निष्कर्ष के आधार पर यह कहता है कि मेरी जबान के मौसम बदलते रहते हैं, कि मेरी जबान के मौसम बदलते रहते हैं। मैं आदमी हूं, मेरा एतबार मत करना। आसिम वास्ती ने जो कुछ भी लिखा था उन्होंने आदमी के लिए लिखा, हमने देश पर लागू कर दिया। चीन के संदर्भ में इतिहास ऐसा रहा है कि क्या करें, इससे मुफीद शेर हमें मिला ही नहीं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।